हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। मैं आज लेकर के आई हूँ हिंदी पेडागोजीज के 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं। मैंने क्लास 1, 2, 3 आपको पढ़ाई है और जो मैंने उन तीनों क्लास में जिस टॉपिक को लेके डिस्कस किया है उसी टॉपिक में से ये 30 क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा या वीडियोस में भी आपको इजीली वो मिल जाएगा। क्लास 1, 2, 3 प्रॉपर ऐसे करके मैंने डाला हुआ है। अगर आप उन वीडियोस को देखते हैं देन आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, पेडागोजीज। तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं। आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? जैसे एज अ टीचर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं, आप एक भाषा के शिक्षक हैं, तो आप बच्चों को हिंदी भाषा सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप हिंदी भाषा सिखाने के लिए इन 4 ऑप्शंस में से किस पद्धति का समर्थन करेंगे? सबसे पहला है जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो। ये ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि बिल्कुल न पढ़नी हो वाली बात, पाठ्य पुस्तक सब कुछ नहीं है लेकिन वो एक संसाधन है। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि पाठ्य पुस्तक कुछ भी नहीं है, उसका कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ये गलत हो जाता है, क्योंकि बिल्कुल नहीं है। जब भी ऐसे ऑप्शंस आपको देते हैं कि बिल्कुल ना पढ़नी हो, ये आंसर कभी राइट नहीं होते, ये गलत हो गया। सेकंड है आपका जिसमें बच्चे परस्पर अंतः क्रिया करते हैं, ये सही हो सकता है। थर्ड हम पढ़ते हैं जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं। केवल लेखन कार्य, किसी एक चीज का सपोर्ट हम नहीं कर सकते। कोई एक चीज बच्चे को सीखने के लिए पढ़ना, बोलना, लिखना, सुनना सब कुछ जरूरी होता है। तो सिर्फ किसी एक चीज का समर्थन हम नहीं करें कि वो सिर्फ पढ़ रहा है या वो सिर्फ लिख रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होते, क्योंकि ये चारों चीजें चाहिए। LSRW, लिसनिंग चाहिए, स्पीकिंग चाहिए, रीडिंग चाहिए, राइटिंग चाहिए। तो केवल लिखना ये गलत है। ठीक है, जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिले। हाँ ठीक है, बोलने के अवसर मिलना जरूरी है, लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है इसमें आप देख सकते हैं जिसमें बच्चा परस्पर अंतः क्रिया करके सीख रहा है। इसमें क्या है, इसमें बच्चा खुद एक्टिव है। और जहां पे बच्चा खुद क्रिया कर रहा होता है, जहां पे बच्चा खुद एक्टिव होता है, वहां पे बच्चे को ज्यादा समझ में आता है, वो ऑप्शन राइट होता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, जिसमें बच्चे क्या है वो अंतः क्रिया करके चीजों को सीख रहे हैं। तो जब वो अंतर क्रिया कर रहे हैं तो वो सुन भी रहे हैं, वो बोल भी रहे हैं। ठीक है, तो उनसे क्या, वो बच्चों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब कनेक्ट हो रहे हैं तो बहुत कुछ चीजें वो तो खुद ही सीख रहे हैं। तो हम किसी एक चीज पे क्यों जाए कि हम केवल लिख के सीख रहे हैं, या हम केवल बोलने के अवसर मिल रहे हैं हमें, या फिर बिल्कुल हमें कुछ चीज पढ़ना ही नहीं है, सब कुछ आ जाएगा। तो वो गलत है, इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट। सेकेंड पे हम आते हैं। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है ये मैंने अपने वीडियोस में पढ़ाया है, आप जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। मैंने जो 3 वीडियो पढ़ाए हैं आपको, उन्हीं तीनों में से सिर्फ ये क्वेश्चन है। अगर आप वो 3 वीडियो देखेंगे तो आप इजिली यहाँ पे क्वेश्चन को जो है वो कर पाएंगे। त्रिभाषा सूत्र क्या होता है ये जाकर के आप वहां पे पढ़िए, देन आपको ये समझ में आएगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा। तो जो पहली भाषा होती है वो होती है हमारी मातृभाषा। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र में जो पहली भाषा होती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा जिसको हम बोलते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, पहली भाषा जो त्रिभाषा सूत्र में होती है वो मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज होता है कोई, जिसको मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। क्वेश्चन थर्ड हम पढ़ेंगे। प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि
क्या है। एज अ लैंग्वेज टीचर आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी कक्षा के जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। पहला ऑप्शन है भाषिक व व्यवसायिक। हमें उनके इनसे मतलब नहीं है कि वो उनका व्यवसाय क्या है, मतलब उनके घर में एज अ पेरेंट्स उसके क्या करते हैं, या बच्चा उन्हें उनके व्यवसाय से मतलब नहीं है। ठीक है। भाषिक व सांस्कृतिक, सेकंड ऑप्शन। थर्ड, सांस्कृतिक व आर्थिक। हमें बच्चे के ये व्यवसायिक ये गलत है, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा किस समाज से आ रहा है या उसका व्यवसाय क्या है, क्योंकि हम उन चीजों पे बच्चों को जज या फिर सिखाने की हम कोशिश नहीं करेंगे। सेकेंड है भाषिक व सांस्कृतिक, ये सही हो सकता है। थर्ड हम आते हैं सांस्कृतिक व आर्थिक। हमें नहीं मतलब कि बच्चा का आर्थिक उसका इनकम क्या है या उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी है, हमें उससे मतलब नहीं है बच्चे के। आर्थिक व सामाजिक, ये चीज भी यहाँ पे गलत हो गई। सेकेंड ऑप्शन राइट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे की भाषा क्या है, बच्चा जो है वो कौन सी भाषा बोलता है, उसका लैंग्वेज क्या है बच्चे का, और उसकी संस्कृति क्या है बच्चे की। इन चीजों को ध्यान में रख कर के हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है। तो बच्चे की भाषा क्या है और बच्चे की संस्कृति क्या है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हम फोर्थ पे आते हैं। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। भाषा अर्जित किसको बोलते हैं, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का भी वीडियोस मैंने डाला है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो इन दोनों का जो मुख्य आधार है, जो बच्चा घर से सीख रहा है, अपने पास पड़ोस से सीख रहा है, जिसको हम भाषा अर्जन कहते हैं, और जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, जिसको हम भाषा अधिगम कहते हैं या फिर जिसको हम सीखना बोलते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उन दोनों में अंतर क्या है। तो भाषा का सौंदर्य नहीं, भाषा का परिवेश। क्योंकि देखिए, सेकेंड ऑप्शन राइट है, क्योंकि भाषा का परिवेश ही है। जैसे उसको घर का परिवेश मिला तो उसने भाषा को अर्जन किया। जैसे ही भाषा घर पे बोली जा रही थी, उसके आस पड़ोस में बोली जा रही थी, उस चीज को बच्चे ने उस भाषा को सीख लिया। अब जो बच्चा घर में उसके बोली ही नहीं जाती है, वो भाषा बच्चा कैसे सीखेगा। अब स्कूल में जा रहा है, वो जैसे हिंदी हम सीखते हैं, हमारे घर में हमारे आसपास से हम हिंदी को सीख लेते हैं, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो इंग्लिश के लिए क्या है, क्योंकि हमारे फैमिलीज में इंग्लिश नहीं बोलते, तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम उस सेकेंड लैंग्वेज को सीखते हैं, इंग्लिश को हम सीखते हैं। ठीक है। तो वो क्या होता है, भाषा अधिगम होता है। तो इन दोनों चीजों में डिफरेंसेस क्या है, परिवेश का। हमको जैसा इन्वायरमेंट मिला, हमने वैसी भाषा को सीखा। तो भाषा सीखना और भाषा जो अर्जन करना है, उन दोनों में अंतर का जो मुख्य आधार है वो भाषा का इन्वायरमेंट ही है, भाषा का परिवेश ही है। उसकी प्रकृति, उसकी जटिलता नहीं है। तो परिवेश का ही सारा खेल है कि जैसा माहौल मिलेगा, जैसा परिवेश मिलेगा, बच्चे वैसे ही भाषा सीखते हैं। बच्चों को 2 से 3 4 भाषाएं आती हैं, क्योंकि उस एज में भाषा का जो विकास होता है वो बहुत तेजी से हो रहा होता है। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। स्किनर के अनुसार डैश भाषा अंतः क्रिया से सीखी जाती है। भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। ये फोर्थ ऑप्शन शायद कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है। तो हम इन तीनों में से ही करेंगे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन थर्ड राइट है। ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है, वो राइट है कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जब आप स्किनर को पढ़ेंगे, स्किनर को भी मैंने पढ़ाया है, तो स्किनर का कहना ही ये था कि बच्चे जो है वो भाषा अनुकरण से सीखते हैं। अनुकरण से मतलब कि नकल करके, कॉपी करके, क्योंकि बच्चे नकल तो बहुत करते हैं, वो जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं करते हुए या आस पड़ोस जो भी चीजें वो देखते हैं, सेम वैसा ही नकल बच्चे उतारते हैं। ठीक है। तो वो अनुकरण के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ऐसा स्किनर का कहना था। ठीक है। भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी राइट है, ये भी सही है कि भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है। लेकिन यहाँ पे स्किनर का नाम है, तो स्किनर ने कहा था कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके। अभी हम 6 पे जाते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक महत्व देंगे। हिंदी भाषा का आप आकलन कर रहे हैं, तो आप इन चारों में से किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। ऑप्शन ए है अलंकारिक भाषा,
नहीं, क्योंकि उतने छोटे से एज में हमें अलंकारिक भाषा पे ध्यान नहीं दे रहा है, वो तो काफी बड़े एज पर जाकर होती है। जैसे कवि होते हैं वो अलंकारों का ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि किससे रचना को प्रभावशाली बनाया जाए। तो अभी इतनी छोटी सी एज में हमें इन चीजों का ध्यान नहीं देना होता, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है। भाषा की संरचना, कि भाषा का स्ट्रक्चर क्या है, ये हमें बच्चों को बताने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी बच्चे जस्ट भाषा को अभिव्यक्त कर सकें, अपनी बातों को बोल सकें, दूसरों की बातों को सुन सके, हमें ऐसा ही माहौल देना है और इतनी ही चीजें करनी। व्याकरण नहीं, व्याकरण सम्मत ज्ञान, हमें व्याकरण थोड़ी रटाना है बच्चों को। फोर्थ ऑप्शन इज राइट, की सहज अभिव्यक्ति, बच्चे जो है वो इजिली, मतलब सहजता से अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सके, इस बात का हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। कक्षा का माहौल ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है कि बच्चे डर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, कहीं गुमसुम से बैठे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। ज्यादातर जो बच्चे पीछे बैठते हैं उनको आप देखेंगे बहुत शांत रहते हैं, ठीक है। तो उनको सिर्फ आप टीचर होने के नाते आपका ये काम है कि आप उनको आगे बैठाओ, उनको भी थोड़ा, क्योंकि वो, उनको ऐसा वो क्या होता है, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं बच्चे, कि उनको वहां पे बैठ की टीचर हमें देख ही नहीं रही है, हमें मतलब ही नहीं है ज्यादा। तो वो बच्चे, उन बच्चों को ध्यान देना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। सेवेंथ पे आते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया था। जहां पे सामाजिक अंतःक्रिया की बात आती है वहां पे आ जाते हैं भाई हमारे वाइगोस्की जी, क्योंकि सामाजिक और संस्कृति को सबसे ज्यादा अगर महत्व किसी ने दिया है, किसी ने क्या, इन्होंने ही दिया है, ठीक है। ये ऑप्शन राइट है। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञा, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, मैं बस थोड़ा सा आपको समझ, संज्ञानात्मक पे जाते हैं, चॉम्स्की और स्किनर, ठीक है। ये इन चारों लोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया है अपने वीडियोस में, ठीक है। तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा ज्यादा डेवलप होती है, ऐसी, ऐसा किसका कहना था? वाइगोस्की का कहना था। क्वेश्चन 8 पे आते हैं, एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, ठीक है। एक बच्ची बिहार अपने माता पिता के साथ, जस्ट अ मिनट, एक बच्ची है, ठीक है, वो अपने माता पिता के साथ कहा, बिहार से मुंबई आती है, ठीक है। तथा वह विद्यालय में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी सीखती है, और अपने पास पड़ोस एवं विद्यालय से अपने मित्रों से मराठी भाषा बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? ठीक है, एक बच्ची है जो अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है, और वो अपने विद्यालय में, अपने स्कूल में हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा को सीखती है, मतलब अधिगम करती है, और अपने पास पड़ोस से और अपने विद्यालय से, अपने मित्रों से वो मराठी भाषा को सीखती है। तो जो मराठी भाषा है उसको आप क्या बोलेंगे, कि वो भाषा अर्जन है, या भाषा अधिगम है, या सहारा देना, या परिकल्पना निवेश है? तो इसमें आपका ये ऑप्शन राइट है, भाषा अर्जन, ठीक है। क्योंकि उसने हिंदी, संस्कृत और जो अंग्रेजी सीखी है वो उसने सीखी है, सीखी मतलब अधिगम किया है उसने, लेकिन उसने जो मराठी सीखी है वो अपने दोस्तों से सीखी है। आप इस पे ध्यान से पढ़िए कि उसने विद्यालय से हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीखा, लेकिन मराठी उसने अपने दोस्तों से सीखा, ठीक है, अपने मित्रों से और अपने पास पड़ोस से सीखा। तो जो भाषा हम अपने पास पड़ोस और अपने मित्रों से सीखते हैं उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक। नाइन्थ पे आते हैं, भाषा अर्जन होता है जब डैश डैश डैश, क्या होता है? बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पे भी नियम की बात आती है वो ऑप्शंस कभी राइट नहीं होता है। हमें बच्चे को कुछ रटवाना नहीं है कि बच्चे को हम ग्रामर रटा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं, हमें व्याकरण पढ़ाने, नियम की तरफ हमें नहीं जाना है कि बच्चे को हम नियम रटा रहे हैं, ठीक है।
इसलिए ये गलत है। बच्चे को पुरस्कार या दंड दिया जाता है, नहीं, इसकी बात भी एनसीएफ नहीं करता कि आप बच्चे को पुरस्कार और दंड दे रहे हैं। ठीक है, पुरस्कार एज अ बीच बीच में आप बच्चे को दे सकते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, बच्चा बिना सचेतन भाषा ग्रहण करता है। तो भाषा अर्जन कब होता है? भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चों को भाषा के अवसर मिलते हैं। जहां भी अवसर की बात आती है, जहां बच्चे क्रियाशील होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो वो पॉजिटिव वे में आंसर जाता है, इसलिए वो ऑप्शन राइट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन राइट है कि बच्चे को भाषा के अवसर मिलेंगे। बच्चे को जितने अवसर मिलेंगे भाषा को बोलने के, अभिव्यक्त करने के, उसको उतनी ही भाषा आती जाएगी, उतनी ही उसकी भाषा क्या होगी, सहज होगी। तो जहां पे भी आप बच्चों को अवसर दे रहे हैं ना चीजों को करने के लिए, तो वहां पे बच्चा क्या इजिली उन चीजों को समझता है। ठीक है, तो आपको बच्चों को इन्वायरमेंट देना है, अवसर देना है कि हाँ आप ये चीजें करो। ठीक है, 10th है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? पियाजे, चॉम्स्की, स्किनर या फिर ब्रूनर? तो भाषा अर्जन क्षमता, ये ऑप्शन में आपका ऑप्शन राइट होगा सेकेंड, क्योंकि चॉम्स्की का कहना था कि बच्चों में जो भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। एलईडी एक यंत्र जो उनके माइंड में होता है वो जन्म से ही होता है, तो भाषा अर्जन करने की क्षमता उनके जो है जन्मजात होती है बच्चों में, ऐसा चॉम्स्की का कहना था। ये चीजें क्या है, अगर आपने थियोरी पढ़ी है तो फिर आपको ये बहुत ज्यादा कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये थॉट है जो उन लोगों ने दिए हैं, अगर आपने उनको पढ़ा है तो आप इजिली इन चीजों को कर सकते हैं। 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? यहाँ पे 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन चारों प्रश्नों में से वो कौन सा प्रश्न है जिसमें बच्चे की जो भाषा क्षमता है वो ज्यादातर मतलब ज्यादा विकसित होगी? मतलब विकसित तो सब में थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इसमें से एक प्रश्न ऐसा होगा जिससे बच्चों में भाषा जो है वो ज्यादा विकसित होगी। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डाल डाल का इस्तेमाल करते हुए वाक्य बनाओ। नहीं, क्योंकि वाक्य क्या है आपका, 1 से 2 लाइन में आपका वाक्य बन जाएगा, तो इससे बच्चे की भाषा बहुत ज्यादा विकसित तो होगी नहीं। 1 से 2 लाइन में उसने सेंटेंस बना दिया, बात खत्म। तो ये तो सही होगा नहीं। तितली कली के पास कब गई और क्यों? ये हो सकता है कि कब गई तो वो बताएगा कि हाँ वो परसों गई थी या वो कल जाने वाली है। ठीक है, क्यों गई थी, अभी इस क्यों का जो वो डिफिनीशन देगा, जिस उसके बारे में बताएगा, तो ये उससे क्या होगा, उससे उसकी भाषा जो है वो ज्यादा विकसित होगी, क्योंकि वो अब बता रहा है ना, अपनी बातों को वो अभिव्यक्त कर रहा है। क्यों का जवाब में अब वो बता रहा है कि वो क्यों गई थी, वो 1 से 2 लाइन में नहीं बोल रहा है अब उस चीजों को, क्योंकि हाँ उसको स्टोरी के थ्रू उस चीजों को वो बताएगा। तितली और कली ने क्या खेल खेला, ये तो 1 वर्ड का हो गया कि उसने ये खेल खेला, बात खत्म। तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है, ये भी 1 वर्ड ही है, एक शब्द का ही है। तो इसमें तो भाषा क्षमता का विकास बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा। सबसे ज्यादा जो भाषा क्षमता का विकास दिख रहा है वो सेकेंड ऑप्शन में दिख रहा है कि तितली कली के पास कब गई और क्यों गई। तो क्यों का जो बच्चा जवाब देगा उससे क्या है, उसकी भाषा वो चीजों को ज्यादा बोलेगा, ज्यादा अभिव्यक्त करेगा। ठीक है, तो कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। स्किनर ने भाषा सीखने की प्रक्रिया में डैश पर सर्वाधिक बल दिया। स्किनर को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्किनर ने अनुकरण प्रक्रिया पे ज्यादा बल दिया है। ठीक है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका, राइट हो जाएगा कि अनुकरण पर उन्होंने ज्यादा बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन के लिए डैश सर्वाधिक सहायक है? बच्चे की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चों की कक्षा में औपचारिक बातचीत। औपचारिक फॉर्मल वेज की हम बात नहीं करते हैं कि बच्चों को आप बहुत फॉर्मल वे में कुछ चीजें सिखा रहे हैं। ठीक है, कि जैसा आप देख सकते हैं बच्चों के अनौपचारिक बातचीत, बच्चों को आप फॉर्मल वे में बात करना सिखा रहे हैं, नहीं।
बच्चों को अभी वो चीजें नहीं सिखानी है। बच्चों को अभी सिर्फ इतना सिखाना है कि बच्चों अपनी बातों को आप आसानी से कह सको, ठीक है, आसानी से कह सको, दूसरों की बातों को सुन सको। तो बच्चों को अभी सिर्फ वही चीजें सिखानी है। तो औपचारिक पे हम नहीं जाएंगे अभी, ये छोटे बच्चों के लिए ये सही नहीं होता है, ठीक है। बच्चों और शिक्षक की परस्पर औपचारिक बातचीत नहीं, औपचारिक बातचीत पे हम नहीं जा रहे हैं। बच्चों का शिक्षक द्वारा प्रदत्त अभ्यास कार्य कराना, इसमें भी बच्चा एक्टिव नहीं है। जो फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों की परस्पर अनौपचारिक बातचीत, बच्चे क्या है एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ उनका वैसा नहीं है कि हाँ बहुत डिसिप्लिन में रह के बात करना है, वो सिर्फ अपनी बातों को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन राइट है कि बच्चों को आप बातें करने का अवसर दो, उन्हें आप अनौपचारिक जो होता है फॉर्मल वे की बात हम इसमें नहीं करते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार क्या है ना कि ऑप्शंस आ जाते हैं और आप लोग नहीं वाला वर्ड नहीं देखते, नहीं वाला वर्ड क्या करते हैं, नहीं देखते हैं। तो ये जो नहीं है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपको आता हुआ भी जो क्या है वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी जब सीटेट का एग्जाम दिया था तो मेरे 1 से 2 प्रश्न इसी वजह से गलत हुए थे। तो मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का, तो इसलिए मैं आपको ज्यादा अच्छे से बता पा रही हूँ। तो ये जो नहीं वाला वर्ड है इसको आपको जरूर पढ़ना है। मैं जबकि कितना ध्यान में रख के गई थी फिर भी मुझसे गलती हो गई वहां पे, तो आप ये गलती नहीं करेंगे, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, मतलब इसमें से 3 ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो उद्देश्य होंगे, सिर्फ एक होगा जिस जो उद्देश्य नहीं होगा, निगेटिव, ये निगेटिव बात की तरफ लेके जाता है, ठीक है। अपने द्वारा कही गई बात की तार्किक पुष्टि करना, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, भाषा का सृजनशील एवं कल्पनाशील प्रयोग करना, ये तो सही है। रचनाओं के माध्यम से विभिन्न विषयों से जुड़ना, फोर्थ ऑप्शन है भाषा संबंधी व्याकरण को पूर्णतः कंठस्थ करना, ये ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होता। जहां पे कंठस्थ करने की बात आ गई कि आप बच्चों को कोई चीज एकदम रटा दो, एकदम कंठस्थ करा दो, वो ऑप्शन कभी भी राइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये राइट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने नहीं का यूज किया है। अगर यही नहीं वर्ड नहीं होता तो इन तीनों में से एक ऑप्शन होते, लेकिन अभी ये निगेटिव है तो हम इसको निगेटिव आंसर ही देंगे, ठीक है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। कक्षा में भाषा की डैश के प्रति डैश बनाकर उसका उपयोग भाषा शिक्षण में करना चाहिए, किसका, विविधता या विद्वान। विद्वान से हमें क्या मतलब है, हमें बच्चों को विद्वान थोड़ी बनाना है अभी, ठीक है। तो ये तो नहीं सही है। सेकंड पढ़ते हैं, विविधता संवेदनशीलता हो सकता है, संवेदनशीलता कठोरता नहीं, एक रूपता संवेद एक रूपता की बात नहीं करते हम, तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। विविधता की कक्षा में जो भाषा की विविधता है उसको हमें ध्यान में रखना है और जो उसकी संवेदनशीलता है उसको ध्यान में रख के हमें भाषा का शिक्षण में उपयोग करना है, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि हमें विद्वान नहीं बनना है। और विविधता तो सही था फर्स्ट में, लेकिन विद्वान नहीं, कठोर, एक रूपता नहीं, ये चीजें बहुत संकुचित हो जाती है। तो बच्चों को संकुचित चीजें नहीं करनी है, ठीक है, बच्चों को बहुत एक्सप्लोर वाली चीजें करानी, इसलिए इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यदि बच्चे अपने आसपास 2 भाषाएं सुनते हैं तो 2 भाषाएं सुनने का यह अवसर, बच्चे अपने आसपास अगर 2 लैंग्वेज सुन रहे, 2 भाषाएं सुन रहे हैं, तो ये क्या अवसर है, बच्चे को वंचित रखेगा, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा, पारस्परिक रूप से ये बाधित करेगा। तो वंचित रखेगा नहीं, क्योंकि बच्चे अगर एक से ज्यादा भाषाएं सुनते हैं तो ये उनके लिए अच्छा है, ये बच्चों को क्या करेगा, लाभ पहुंचाएगा, ठीक है, ये बच्चों को किसी तरह का प्रभावित नहीं करेगा। नहीं, क्यों प्रभावित नहीं करेगा,
और जो बाकी जो 3 ऑप्शंस हैं वो राइट नहीं है। तो बच्चे को लाभ पहुंचाएगा। बच्चा अगर 1 से 2, 2 से 3 भाषाएं अपने आसपास सुन रहा है तो ये बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि बच्चे क्या होता है उसमें कल्पना शक्ति और समझ का विकास होगा, सृजनात्मकता का विकास होगा। उससे बच्चे की जो भाषा शिक्षण है बच्चे की, वो काफी अच्छी होगी अगर वो कई भाषाओं को अपने आसपास सुनते हैं। निम्नलिखित में से 17 में आते हैं, निम्नलिखित में से बच्चों के भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास कराना। नहीं, ये मतलब आप बच्चे का प्रयोग तो ठीक है, ये अभ्यास कराना ये चीजें मतलब थोड़ा सा इसको हम राइट नहीं ले सकते। ठीक है, ये ऑप्शन, ये जो प्रयोग और अभ्यास कराना, इसको हम सही नहीं बोल सकते। त्रुटियों में सुधार करना, नहीं, बच्चों को अगर बच्चा गलत भी बोल रहा है तो आप उसको बोलने दो, उसको रोको टोको मत। वहां पे आपने उसको रोक दिया तो वो बोल ही नहीं पाएगा। एटलीस्ट वो अगर अपनी चीजों को बोल रहा है, गलत भी बोल रहा है, तो आप पहले उसको सुनो, फिर बाद में आप उस बच्चे को समझा सकते हो। लेकिन बीच में रोक करके बच्चों को नहीं कि नहीं आपने ये चीजें गलत बोल दी, तो उससे क्या है बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों को अवसर दो कि वो कुछ भी बोले, एटलीस्ट वो बोले। ठीक है, वयस्कों की नकल करना नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है, उस भाषा का अवसर मिलना। आप देख रहे हैं जितने भी अवसर की बात होती है वो ऑप्शन राइट होता है कि इस बच्चे को आप जितना ज्यादा अवसर देंगे चीजों को सीखने का, भाषा को सीखने का, उनका जो भाषा विकास है वो ज्यादा अच्छा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही नहीं है? कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है, हो सकता है, नहीं है। इस चीज को आपको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि नहीं है। ठीक है, ये नहीं वर्ड थोड़ा सा, मैं बार बार ये चीजें बोले, इस वर्ड का आपको ध्यान देना है। निगेटिव चीजें पूछ रहा है। ठीक है, एक अनुशासित कक्षा वह है जहां शिक्षार्थी शांत बैठे हैं और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे। ये कोई बात नहीं होती कि अगर बच्चा शांत बैठा है, बच्चा एक्टिव ही नहीं है और शिक्षक क्या कर रहा है कि एक बुक ले लाए, बुक उन्होंने ले लिया और वो बुक से पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इस चीज से कोई मतलब नहीं। बच्चे शांत बैठे हैं, ना वो डिस्कस कर रहे हैं, ना बच्चे उनसे बात कर रहे हैं, ना वो बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ये वो कक्षा कभी भी अच्छी नहीं होती है बच्चों के लिए। चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा को गतिविधि में संलग्न करने के तरीके, ये भी सही है। यह शिक्षक शिक्षार्थियों से एक कहानी पर भूमिका निर्वाह करवाता है या करवाती है। ये तीनों ऑप्शंस सही है, मतलब जिसमें इन तीनों ऑप्शंस में क्या है कि उसमें ऐसा आपको दिख रहा है कि उसमें बच्चा एक्टिव है, उस क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटी है जो बच्चे कर रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें बच्चा क्या है, शांत बैठा है और टीचर सिर्फ पढ़ा रहा है, तो वो भाषा की कक्षा के लिए वो सही बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जब बच्चा बोलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, तो वो भाषा को कैसे सीखेगा। 19 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉर्म चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है? चॉम्स्की के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप इजिली इसको समझ पाएंगे। जब बच्चा जन्म लेता है तब उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती, ऐसा ये बिल्कुल नहीं कहते, बल्कि इनका तो ये कहना है कि बच्चे जन्म से ही भाषा जो अर्जित करने की क्षमता बच्चे में होती है वो जन्म से ही होती है। तो नहीं होती मतलब ये तो, ये बात ये नहीं करते। ठीक है, बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उसके अनुसार वे विभिन्न तरीके और विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। संस्कृति की बात वाइगोस्की करते हैं, चॉम्स्की नहीं करते। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है, ये ऑप्शन राइट है, क्योंकि ये इन्हीं का कहना था कि भाषा अर्जित करने की जो क्षमता होती है वो बच्चे में क्या होती है, जन्मजात होती है। बच्चे सकारात्मक पुनर्वलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते नहीं, ये भी चॉम्स्की का कहना नहीं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसका है?
स्किनर का? नहीं। चॉम्स्की, वाइगोस्की या जीन प्याजे? तो ये कथन किसका है कि बच्चों में भाषा जो है वो उसी रूप से विकसित होती है जैसे अन्य जैविक चीजें बच्चों में, जैविक कार्य और जैसे अन्य जैविक कार्य बच्चों में डेवलप होता है, विकसित होता है, वैसे ही भाषा विकसित होती है। मतलब भाषा को अर्जित करने की जो शक्ति होती है वो जन्म से बच्चे में होती है, यह चॉम्स्की का कहना था। तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। सेकेंड सही है इसमें। ठीक है, क्योंकि देखिए स्किनर की बात करें तो स्किनर का कहना था कि बच्चे अनुकरण करके सीख रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या करके सीख रहे हैं? अनुकरण करके भाषा को सीख रहे हैं। और वाइगोस्की ये फिर सामाजिक और संस्कृति की बात करते हैं। ठीक है, और प्याजे जो है ये संज्ञानात्मक की बात करते हैं। ये संज्ञानात्मक की बात करते हैं। सिर्फ चॉम्स्की ही बचे जिन्होंने ये बोला था कि बच्चे में जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो जन्मजात होती है। तो जैसे अन्य जैविक कार्य, अन्य जैविक चीजें बच्चे में डेवलप होती है, वैसे भाषा भी बच्चे में उसी तरीके से विकसित होती है। 21 नंबर देखेंगे हम क्वेश्चन। किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? पहला, जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से अलग है, या फिर जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। हिंदी के समान है तो उनको हिंदी सीखने में क्यों दिक्कत होगी? तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है आपका, वो ये राइट है कि जिनकी भाषा हिंदी से अलग होगी उनको हिंदी सीखने में दिक्कत होगी। जैसे जो साउथ के हैं उनकी भाषा हिंदी से अलग है तो उन्हें हिंदी सीखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन किसका है, यह विचार किसका है? तो समाज और संस्कृति की बात कौन करते हैं? वाइगोस्की। इसीलिए चौथा ऑप्शन क्या है आपका? सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? पहला, यह भारत की राजभाषा है। सही है, पहला ही सही है। फिर भी हम देखते हैं, यह भारत की राष्ट्रभाषा है, यह शिक्षा के समान द्वितीय भाषा, यह भारत की सहराजभाषा है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है कि हिंदी जो है वो भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे लोगों लोगों को लगता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा है और भारत की जो राष्ट्रभाषा है वो अभी तक कोई भी नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावकारी शिक्षण विधि है? इन चारों में से वो कौन सी विधि है जो भाषा की कक्षा में सबसे अधिक प्रभावी है? पहला, कि शुद्ध उच्चारण पर बल देना है। नहीं, ये आंसर गलत है। ऑप्शन, शुद्ध उच्चारण पे बल नहीं देना है कि बच्चे को आप पहले बोलो कि नहीं आप सही ही बोलो। बच्चा जो भी बोल रहा है उसको बोलने दो, गलत सही जो बोल रहा है उसको बोलने दो। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। पुस्तक की पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ना नहीं। आप सिर्फ पुस्तक को पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उससे कौन सी भाषा डेवलप होगी? उससे कोई भाषा डेवलप नहीं होती। शुद्ध उच्चारण और भावों के साथ पढ़ने पर बल देना। फिर शुद्ध उच्चारण की बात होती है, इसको हम समर्थन, एनसीएफ इसका समर्थन नहीं करता, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक है, शुद्ध उच्चारण की बात नहीं करते। शिक्षार्थियों को रुचि के विषय पर चर्चा करना तथा विषय वस्तु से संबंधित शब्द संपदा पर ध्यान देना, ये ऑप्शन राइट है कि बच्चों को जो चीजें, जिन जिन चीजों में बच्चों को इंटरेस्ट है पढ़ने में, जिसमें उसकी रुचि है, उस पे आप डिस्कस करिए। जब भी आप चर्चा करेंगे, जहां पे भी ये चर्चा की बात आती है, तो वहां पे क्या होता है कि चर्चा में क्या होता है कि बच्चा भी बोल रहा है, दूसरे बच्चे भी बोल रहे हैं, टीचर भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत ज्यादा वो जुड़ते हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो भाषा की कक्षा को ज्यादा इफेक्टिव बनाते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, 25वां। झारखंड के एक गांव में रहने वाली एक शिक्षार्थी, ठीक है, कोई भी शिक्षार्थी है, वो कहाँ रहती है? झारखंड के एक गांव में रहती है एक शिक्षार्थी। अपनी मातृभाषा, ठीक है, और
हिंदी जानती है। झारखंड के एक गांव में एक शिक्षार्थी रहती है, वो अपनी मातृभाषा जानती है और हिंदी को जानती है, ठीक है। मातृभाषा जानती है और हिंदी को जानती है, जो उसके घर और पास पड़ोस में बोली जाती है। तो जो मातृभाषा और हिंदी है वो उसके घर में बोली जा रही है और पास पड़ोस में बोली जा रही है, इसलिए वो उन दो भाषाओं को जान रही है, ठीक है। वह विद्यालय में अंग्रेजी सीखती है। फिर जब वो विद्यालय जाती है तो विद्यालय में वो क्या सीखी, क्या अधिगम किया उसने, उसने अंग्रेजी को सीखा, ठीक है। कौन सी भाषाएं भाषा अर्जन के और कौन सी भाषाएं भाषा अधिगम के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पे तीन भाषाएं हैं, मातृभाषा है, हिंदी है और अंग्रेजी है। इन तीनों भाषाओं में से कौन सी भाषा है जो मातृभाषा के अंतर्गत आती है, मतलब भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है, और कौन सी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। पहला ऑप्शन देखते हैं, मातृभाषा और हिंदी भाषा अर्जन के अंतर्गत आती है। ये सही है कि जो मातृभाषा है, शिक्षार्थी की जो मातृभाषा है और जो उसकी हिंदी भाषा है, वो भाषा अर्जन के अंतर्गत आएगी, ठीक है। क्योंकि अर्जन क्या है, जो उसने अपने घर और पास पड़ोस से सीखा है। तो ये ऑप्शन राइट है। दूसरा देखते हैं, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। ये भी सही है, क्योंकि अंग्रेजी उसने स्कूल में सीखी है, इसलिए वो अधिगम के अंतर्गत आती है। तीसरी है, हिंदी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है। नहीं, क्योंकि हिंदी तो अर्जन के अंतर्गत है, हिंदी उसने स्कूल से तो सीखी नहीं, उसने घर से सीखी है। इसलिए थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, ये गलत है, ठीक है। तीनों भाषाएं भाषा अर्जन के अंतर्गत नहीं, ये भी गलत है। तो अब हम यहाँ देखेंगे, एक और दो सही है, तो एक और दो सही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है, क्योंकि एक और दो सही है, ठीक है। तो मातृभाषा और हिंदी उसने घर से पास पड़ोस से सीख ली, तो वो भाषा अर्जन हो गई, और अंग्रेजी वो विद्यालय में जाके सीखी, इसलिए वो अधिगम हो गई। इसलिए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड सही है, और उसी के हिसाब से जो एक और दो दोनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। भाषिक दक्षता शब्दावली सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। भाषिक दक्षता जो शब्द है, ये चॉम्स्की के द्वारा किया गया था। इन्होंने कहा था कि जो बच्चों को भाषा अर्जन करने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। तो भाषिक दक्षता जो वर्ड है वो इन्होंने ही यूज किया था कि बच्चे जो है वो भाषा में दक्ष होते हैं, जन्म से ही उनको भाषा सीखने, मतलब भाषा को अर्जन करने की जन्मजात शक्ति होती है उसके अंदर, बच्चे के अंदर। तो इस वर्ड का यूज किसने किया है, चॉम्स्की ने किया है, इसीलिए दूसरा वाला ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सभी बच्चे किससे जुड़ी भाषा अर्जन की आंतरिक क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। फिर यहाँ पे चॉम्स्की की बात होती है कि सभी बच्चे किससे जुड़ी अर्जन की आंतरिक क्षमता के साथ जन्म लेते हैं। तो वो सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक विधि, सार्वभौमिक संपदा, सार्वभौमिक व्याकरण। तो सार्वभौमिक व्याकरण, ये फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि इनका कहना था कि बच्चे के ब्रेन में क्या है, एलईडी यंत्र लगा होता है। तो बच्चा क्या है, जन्म से ही उसको भाषा अर्जन करने की क्षमता आती है। जो व्याकरण होती है वो सभी जगह की व्याकरण क्या है, मूल व्याकरण एक ही से बना होता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक व्याकरण क्या है, एक ही मूल तत्व से बना होता है, ऐसा इनका कहना था। इसलिए बच्चों को भाषा जो है वो इजिली समझ में आ जाती है, क्योंकि अभी आप चॉम्स्की को जाकर पढ़ेंगे, वहां पे प्रॉपर मैंने बताया है इन चीजों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का उद्देश्य क्या है। भाषा अधिगम में युक्ति के रूप में कहानी सुनाने का मतलब, कहानी एज ए टीचर जब आप बच्चे को कहानी सुना रहे हो, तो किस उद्देश्य से कहानी सुना रहे हो। कुछ तो उद्देश्य होगा ना कहानी सुनाने का बच्चों को। तो आपका क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है बच्चों को कहानी सुनाने का। कि पहला है कि शिक्षार्थियों को नैतिक शिक्षण देना। सिर्फ नैतिक शिक्षण देने के लिए तो कहानी सुना नहीं सकते कि बच्चों को सिर्फ नैतिकता, हाँ नैतिकता तो हमें देना है उनको, लेकिन सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं हम, शिक्षकों को कहानी याद करने में समर्थ बनाना। देखिए, ये रटने वाली चीज कभी भी सही नहीं होती। यहाँ पे अगर नहीं वर्ड यूज कर देता तो शायद ये सही होता, इसलिए ये गलत है। शिक्षार्थियों को कहानी के पठन के समर्थ बनाना,
नहीं, क्यों समर्थ बनाना है उनको? क्या बचपन से ही कवि बना देना है कि एकदम एक्सप्रेस की तरह पढ़ो? तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया। शिक्षार्थियों को भाषा सीखने का मौका देना, हाँ ये ऑप्शन राइट है कि आप बच्चे को जितना अवसर देंगे, जितना मौका देंगे सीखने का, बच्चे की जो भाषा है वो उतनी ज़्यादा डेवलप होगी, ठीक है। सिर्फ दो बचा है, ठीक है। पियाजे के अनुसार भाषा अर्जन की प्रक्रिया, पियाजे जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी रखते हैं, संज्ञानात्मक विकास की, तो भाषा अर्जन क्या है इनके अनुसार? युक्ति जन्य है, ठीक है, क्योंकि ये कॉग्निटिव है ना, तो ये संज्ञानात्मक की बात करते हैं। संज्ञानात्मक मतलब समझ की बात करते हैं कि बुद्धि विवेक जब बढ़ता है तो भाषा स्वतः विकसित हो जाती है, तो ये युक्ति जन्य की बात करते हैं कि बच्चे में जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, युक्ति बढ़ेगी, भाषा और विचार बढ़ेगा, कल्पना बढ़ेगी, वैसे भाषा का विकास स्वतः हो जाता है, ऐसा पियाजे का कहना था। ये लास्ट है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है इन चारों भाषाओं में से 8वीं, जहाँ हमें पता है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, ठीक है। तो इन चार भाषाओं में से वो कौन सी भाषा है जो 8वीं सूची में शामिल है? क्योंकि तीन, इसमें से तीन भाषाएं ऐसी हैं जो शामिल नहीं है, सिर्फ एक ही है जो कि शामिल है, तो ये है आपका बोडो। बोडो जो भाषा है ये 8वीं अनुसूची में शामिल है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। बाकी ये जो भाषाएं हैं अभी संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं, अभी 38 भाषाओं को शामिल करने की बात हो रही है जिसमें ये तीनों भाषाएं हैं, तो आने वाले टाइम पे हो सकता है कि ये शामिल हो जाए, फिलहाल अभी नहीं है, ठीक है। एक चीज का आपको और ध्यान दे रखना है कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, जो अंग्रेजी भाषा है वो 22 भाषाओं में शामिल नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें वो इंग्लिश को बोलते हैं कि हाँ ये, तो नहीं, 22 भाषाएं जब आप नेट पे जाकर के आप खुद सर्च करके देख सकते हैं कि जो 22 लैंग्वेज हैं उसमें से इंग्लिश जो है उन 22 भाषाओं में से नहीं आता है। अभी जो अलग से भाषाएं जोड़ने की बात हो रही है उसमें इंग्लिश को जोड़ा जा सकता है, ऐसी बात हो रही है, उसमें इंग्लिश भी है, लेकिन अभी जो 22 भाषाएं हैं उसमें आपका हिंदी है, संस्कृत है, बोडो है, मराठी है, गुजराती है, कन्नड़ है, ये सब है, लेकिन अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो शिक्षण सहायक सामग्री के ऊपर अपलोड करूँगी। उसके बाद फिर मैं 3 वीडियो और बनाऊँगी, फिर 3 वीडियो बनाने के बाद, 3 क्लास चलाने के बाद मैं फिर से 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँगी उन्हीं 3 क्लास में से जो मैंने फिर से पढ़ाया है, ठीक है। तो ये जो था वो तो जो मैंने 3 क्लास पहले पढ़ा दिए हैं उसका मैंने एक सीरीज़ क्वेश्चन तैयार किया था, फिर मैं 3 क्लास पढ़ाने के बाद फिर से 30 क्वेश्चन लेके आऊँगी, तो आप वहाँ से जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, बेनिफिट लगा होगा। सो सीटेट का एग्ज़ाम जुलाई से अगस्त तक चलेगा, तो आपका हिंदी पेडागॉजी में सब कुछ यहाँ से कवर करा लूँगी। आपका जो पैसेज आता है, जो गद्य और पद्य आता है, वो भी मैं 2-3 आपको प्रैक्टिस करा दूँगी कि किस तरीके के ग्रामर उसमें पूछे जाते हैं। 1 से 2 या फिर 3 नंबर के ग्रामर आते हैं, इससे ज़्यादा आपका ग्रामर नहीं आता है, ठीक है। तो हम उस चीज़ पे भी डिस्कस करेंगे। तो पूरा एक 30 नंबर का आपका जो हिंदी है, चाहे वो पेपर फर्स्ट के लिए हो या फिर सेकेंड के लिए हो, वो आपका ईजिली यहाँ पे आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन लेके आएंगे, आपका हिंदी कंप्लीटली यहाँ पे मैं तैयार करा दूंगी, ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।